रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कि जिसमें each and every item of universe have equal chance of being selected, जिसमें पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता। रैंडम सैम्पलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर है वो यूज करता है लॉटरी मेथड का या फिर टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, जिसमें से मोस्ट जो भी टेबल्स हैं उसमें से वाइडली यूज जो टेबल है वो है टिपेट की टेबल। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग जिसमें पार्शियलिटी के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इनमें इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से जो आइटम्स है उनको सेलेक्ट करता है, डिपेंड्स अपॉन मेथड्स। कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग मीन्स कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जानबूझ के सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है। When investigator deliberately select sample items according to his purpose, तो उसको हम बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस रहते हैं। इसमें फायदा ये है कि जो इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है वो इंक्लूड कर सकता है इन्वेस्टिगेटर, लेकिन इसमें पार्शियलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो मेथड है वो है मिक्स्ड या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है he uses purposive sampling as well as random sampling। कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज करता है, यानी कि जानबूझ के पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और उसके बाद वो रैंडम सैम्पलिंग का यूज करता है और हर एक ग्रुप में से सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट जो टाइप है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले पॉपुलेशन को अरेंज करता है अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या फिर ज्योग्राफिकली, और पॉपुलेशन को अरेंज करने के बाद every nth item is selected to frame a sample। सबसे पहले पॉपुलेशन को अरेंज करता है और फिर उसमें से एवरी nth मीन्स हर एक फिफ्थ आइटम या एवरी 10th आइटम या एवरी 12th आइटम, जो भी इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है वो पॉपुलेशन में से एवरी nth आइटम को सेलेक्ट करता है। तो इसमें भी पार्शियलिटी के चांसेस तो नहीं है, लेकिन इसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस भी नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर डिसाइड कर ले कि एवरी 10th, तो एवरी 10th मींस कि पहला नंबर तो वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने सेलेक्ट कर लिया 2, उसके बाद एवरी 10th 12 में अगर हम 10 ऐड कर दें 22, फिर 32, फिर 42, तो इसमें बीच के जो
आइटम्स हैं 12 से 22 के बीच के या 2 से 12 के बीच के, उनके सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। तो ये जो मेथड्स थे सैम्पलिंग मेथड्स, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है वो हमारा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग मीन्स इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोटा सैम्पलिंग, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हर एक ग्रुप में से वो कोटा फिक्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन में, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अगर उसकी जो भी पॉपुलेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है, उसको अगर वो डिवाइड कर दे मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन में, तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर एक कोटा फिक्स करेगा। कोटा मींस आपने सुना होगा कि जैसे रिजर्वेशन होती है कि जो भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं तो उसमें कोटा फिक्स होता है कि हाँ इस कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या बीसी के लिए या ओबीसी के लिए जो कोटा एक रिजर्वेशन होती है। तो ऐसे ही जो इन्वेस्टिगेटर है वो जितने भी ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया है हर एक ग्रुप के लिए कोटा फिक्स कर देता है कि जितने भी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी सैंपल आइटम्स चाहिए, तो उनमें से फॉर एग्जांपल कि 20% जो वो सैंपल आइटम सेलेक्ट करेगा वो मेन में से करेगा, 30% वीमेन में से करेगा और 50% चिल्ड्रन में से करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप कि इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करेगा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद एक कोटा फिक्स कर देगा कि कितनी परसेंटेज किस ग्रुप में से सेलेक्ट करना है, कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें से कितने परसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करना है, सेकंड ग्रुप में से कितने परसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करना है, और जो थर्ड ग्रुप है उसमें से कितने परसेंट डेटा को सेलेक्ट करना है। तो कोटा फिक्स कर देगा। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है कि कोटा फिक्स करने के बाद अब इन्वेस्टिगेटर की मर्जी है, वो इसने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैन में से वो जो आइटम सेलेक्ट करेगा वो होंगे 20%, लेकिन अब इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है कि वो मैन में से अब किन किन मेंस को सेलेक्ट करता है टू फ्रेम अ सैंपल। या फिर जैसे वीमेन में कोटा तो फिक्स कर दिया 30%, लेकिन अब इन्वेस्टिगेटर की मर्जी है कि वो जिस चाहे आइटम को सेलेक्ट करे फ्रॉम वीमेन। या चिल्ड्रन का कोटा तो फिक्स हो गया कि इसमें से 50% वो अपने सैंपल आइटम को सेलेक्ट करेगा, लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है कि वो चिल्ड्रन में से किन 50% आइटम्स को सेलेक्ट करता है, किन चिल्ड्रन को वो सेलेक्ट करता है टू फ्रेम अ सैंपल। तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस हैं, क्योंकि कोटा फिक्स करने के बाद अब इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है। तो यह कोटा सैंपलिंग, इसमें इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद कोटा फिक्स कर देता है कि हर एक ग्रुप में से कितने परसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करेगा टू फ्रेम अ सैंपल। और थर्ड स्टेप, फिर उसमें से जितना भी जो कोटा फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकता है। ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है। मोस्टली
ये जो कोटा सैंपलिंग है ये यूज की जाती है सर्वे में। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि जैसे कि हमारे जब वोटिंग होती है, तो जैसे अभी बंगाल में हुई, तो वहां पे पहले ही जो ये न्यूज चैनल वाले हैं, ये जो भी वोटिंग करने के बाद जो भी मेल फीमेल जो भी बाहर निकलते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। तो उसके बेस पे वो रिजल्ट आने से पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि इस बार ये पार्टी आएगी। या फिर अगर मैं ये कहूं कि मान लो कोई चिल्ड्रन का प्रोडक्ट है और उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, तो उस केस में उस चिल्ड्रन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके बारे में वो ओपिनियन ले सकते हैं कि मैन से, विमेन से और चिल्ड्रन से। तो मोस्टली जब सर्वे करते हैं, जैसे ये वोटिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी पॉपुलैरिटी है, कितना लोग उसको पसंद करते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है कोटा सैंपलिंग। अब जो कोटा सैंपलिंग की जो मेरिट्स हैं, और सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो इस मेथड में, कोटा सैंपलिंग में, जो पॉपुलेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इन्वेस्टिगेटर इंक्लूड कर पाता है। यानी कि हर एक तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसके सैंपल में आइटम इंक्लूड हो जाती है। सिंपल मेथड है, लेकिन ये जो कोटा सैंपलिंग है, इसमें हम ये कहेंगे कि ये इसमें पार्शियलिटी के चांसेस ज्यादा है, कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पॉपुलेशन को ग्रुप्स में तो डिवाइड कर लेता है, कोटा भी फिक्स कर देता है, लेकिन उसके बाद जो वो सैंपलिंग यूज करता है वो रैंडम सैंपलिंग यूज नहीं करता। वो अपनी मर्जी से 20% जो मैन सेलेक्ट करने हैं, मैन में से 20% आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटर की अपनी मर्जी है कि वो किसको सेलेक्ट करता है। तो जो कोटा सैंपलिंग मेथड है, इसमें पार्शियलिटी के चांसेस ज्यादा हैं, बायस्ड होता है, और अगर पर्सनल बायस्ड है, पार्शियलिटी है, तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी डाउटफुल होते हैं, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो भी डाउटफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सैंपलिंग मेथड है वो हमारा है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जो नॉन रैंडम सैंपलिंग है उसका एक और मेथड है, वो हमारा है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस मींस सुविधाजनक। जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है ये बहुत एक सिंपल मेथड है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने सैंपल आइटम्स को ऐसे सेलेक्ट करता है जिसमें जो उसके लिए सुविधाजनक हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अगर टेक्सटाइल मिल पे, या फिर मैं कहूंगी आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील जो कंपनीज है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो अगर हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आयरन एंड स्टील की बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उसमें से इन्वेस्टिगेटर जहां पे वो रहता है उसी फर्म को वो सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा आयरन एंड स्टील है, कि अगर वो भिलाई का रहने वाला है तो टाटा आयरन एंड स्टील उसी फर्म को वो सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वही सुविधाजनक होगा दूसरी जगह पे जाने के बजाय। तो उसको हम कहेंगे कन्वीनियंस सैंपलिंग, कि जब इन्वेस्टिगेटर सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए,
तो वो उसमें ध्यान रखता है अपनी सुविधा का, अपनी कन्वीनियंस का, कि उसको डेटा कलेक्ट करना कहां से इजी रहेगा। उसी जगह से वो सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है। यानी कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल आइटम्स सेलेक्ट करते टाइम अपनी सुविधा का ध्यान रखता है। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि वो सर्वे कर रहा है स्कूल्स पे, कि जो अलग अलग है, कि अगर मैं कहूँ अलग अलग यहाँ पे जो सिटी है, मान लो डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी है, रिवाड़ी है, या हिसार है, या रोहतक है, और उसको स्कूल्स पे सर्वे करना है इन्वेस्टिगेटर को, तो उस केस में वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने की बजाय अगर वो रिवाड़ी में रहता है तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो प्रेफर करता है कि मैं रिवाड़ी के जो स्कूल्स हैं उन्हीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ एज ए सैंपल आइटम, और उन्हीं के से रिलेटेड फिर वो डेटा कलेक्ट करता है और उसके बेस पे ही वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, कि जब इन्वेस्टिगेटर अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करता है तो कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है इसकी जो मेरिट्स है वो है, एक तो बहुत सिंपल मेथड है, क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई रिवाड़ी का रहने वाला है तो यही के जो स्कूल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा एज ए सैंपल आइटम्स। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। कॉस्ट भी इसमें उसकी कम आती है क्योंकि उसको दूसरी जगह पे या बहुत दूर नहीं जाना पड़ता डेटा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसकी जो डीमेरिट्स है कन्वीनियंस सैंपलिंग की, वो हम इसको कहेंगे अनसाइंटिफिक है और अनरिलायबल है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अगर सही कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है तो उसको सैंपल आइटम्स भी अच्छे तरीके से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि सैंपल आइटम्स ऐसे होने चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। लेकिन कन्वीनियंस सैंपलिंग में तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना कन्वीनियंस देखता है, अपनी सुविधा देखता है। तो इसीलिए ये जो मेथड है ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर ये नहीं देखता कि कौन सा जो डेटा है, कौन सा जो आइटम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना ही सभी के इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो इसीलिए ये जो कन्वीनियंस सैंपलिंग है इसको हम कहेंगे कि ये अनसाइंटिफिक है, अनरिलायबल है। और जब अनरिलायबल होगा तो इस मेथड से जो डेटा कलेक्ट होगा, जो कंक्लूजन इन्वेस्टिगेटर ड्रॉ करेगा वो भी डाउटफुल होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है चलो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है reliability of sampling data। reliability of sampling data मीन्स कि जो भी सैंपल आइटम सेलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर वो कितना रिलायबल है, ये डिपेंड करता है सबसे पहले साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारी पॉपुलेशन में जो आइटम्स है वो है 500, और इन 500 आइटम्स में से जो इन्वेस्टिगेटर है वो सेलेक्ट कर ले सिर्फ 10 आइटम्स को, तो ये सैंपल साइज कितना हुआ? स्मॉल। तो क्या सिर्फ 10% से
जो 10% है, इनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर सही रिजल्ट ड्रॉ कर पाएगा? नहीं। तो जो भी सैम्पलिंग डेटा है, सैंपल के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है, जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ सैंपल पे, कि सैंपल साइज जितना लार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही हमारा कंक्लूजन सही होगा, रिलायबल होगा। तो रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा ये डिपेंड करता है साइज ऑफ सैंपल पे, कि जब भी इन्वेस्टिगेटर सैंपलिंग यूज करता है, सैंपल मेथड यूज करता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो सैंपल का साइज है वो लार्ज होना चाहिए। कि 500 अगर टोटल आइटम्स हैं, पॉपुलेशन है, तो इसमें से अगर वो सिर्फ 10 आइटम्स को सेलेक्ट करता है, इनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है और कंक्लूजन ड्रॉ करता है, तो वो जो रिजल्ट है वो डाउटफुल होगा, रिलायबल नहीं होगा। तो जो सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए, यानी कि अगर 500 स्टूडेंट है तो वो अपना सैंपल फ्रेम करने के लिए इसमें सेलेक्ट कर सकता है 100 आइटम्स को या 200 आइटम्स को, वो डिपेंड करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस पे। लेकिन सैंपल साइज बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, जितना हो सके लार्ज होना चाहिए, क्योंकि जितना लार्ज होगा सैंपल साइज, उतना ही रिजल्ट रिलायबल होगा। नेक्स्ट, जो रिलायबिलिटी है सैंपलिंग डेटा की, वो डिपेंड करती है मेथड ऑफ सैंपलिंग। मेथड ऑफ सैंपलिंग मींस कि हमने अभी जो मेथड्स पढ़े हैं, स्टडी किया है, कि रैंडम सैंपलिंग का वो यूज कर रहा है, या सिस्टमेटिक सैंपलिंग का यूज कर रहा है, या पर्पसिव सैंपलिंग का यूज कर रहा है। तो जो भी रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है मेथड ऑफ सैंपलिंग पे, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कौन से मेथड का यूज कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि इन्वेस्टिगेटर अगर रैंडम सैंपलिंग का यूज करता है तो रिजल्ट हमारा ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के पर्पस पे। रैंडम सैंपलिंग का ये तो फायदा है कि ईच एंड एवरी आइटम हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि सबके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं, लेकिन उसकी भी डिमेरिट है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो कई बार रह जाते हैं, वो इंक्लूड नहीं हो पाते सैंपल में। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटर जब भी सैंपलिंग मेथड का यूज करता है तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने पर्पस का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए जो उसके पर्पस से, उसके ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो, ताकि जो रिजल्ट है वो, जो कंक्लूजन है वो रिलायबल हो। कि फॉर एग्जांपल कि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज कर रहा है, तो उस केस में कन्वीनियंस के साथ साथ अगर सही आइटम सेलेक्ट हो जाए तो ठीक है, रिजल्ट रिलायबल होगा। लेकिन सिर्फ अपनी कन्वीनियंस को देख रहा है, वो अपनी सुविधा को देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि जो सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट कर रहा है वो सही है या नहीं है, तो उस केस में जो रिजल्ट होगा वो डाउटफुल होगा। तो रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा ये डिपेंड करता है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग पे भी। अब जो भी सैंपल फ्रेम किया है इन्वेस्टिगेटर ने, उससे जो भी रिजल्ट या जो कंक्लूजन इन्वेस्टिगेटर ने ड्रॉ किया है, जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है, वो डिपेंड करता है एन्यूमरेटर पे, कि जिन्होंने भी डेटा को कलेक्ट किया है क्या उन्होंने सही तरीके से डेटा को कलेक्ट किया है, क्या उन्होंने कोई पार्शियलिटी तो नहीं की। ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंफॉर्मेंट का डेटा उन्होंने अपनी मर्जी से फिल कर दिया हो, या कुछ इंफॉर्मेंट ने आंसर पूछ दिया और उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी रिस्पॉन्स फिल कर दिया हो। तो जो भी रिलायबिलिटी है, जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है इन्वेस्टिगेटर ने, वो डिपेंड करता है एन्यूमरेटर्स पे, कि उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो सही तरीके से कलेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर एन्यूमरेटर्स हमारे क्वालिफाइड थे
पार्शियल नहीं थे, तो उस केस में जो डेटा कलेक्ट होगा वो रिलायबल होगा। डेटा अगर रिलायबल होगा तो जो रिजल्ट है वो भी रिलायबल होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर मींस कि जो इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे जिन पर्सन्स को अपॉइंट किया है, क्या उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी या नहीं की गई थी। क्योंकि अगर जो एन्यूमरेटर है वो ट्रेन पर्सन होंगे, एक्सपर्ट पर्सन होंगे, तो सही तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई, उनको अपॉइंट किया गया और एज इट इज उनको फील्ड में भेज दिया गया, तो जो एन्यूमरेटर है, हो सकता है कोई एन्यूमरेटर कैसे डेटा को कलेक्ट करे, कोई एन्यूमरेटर किसी और तरीके से डेटा को कलेक्ट करे। तो उस केस में जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो रिलायबल नहीं होगा, और अगर डेटा रिलायबल नहीं होगा तो जो रिजल्ट होंगे वो भी रिलायबल नहीं होंगे। तो जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ सैंपल, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, एन्यूमरेटर कि वो बायस्ड तो नहीं है कहीं, और ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर ने जो पर्सन अपॉइंट किए हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई।